कराची में पानी का अगर मसला है कि वाटर टैंकर्स क्यों घूम रहे हैं कराची में, तो पानी ये तो तो है। आप मैं और क्या खुल के बताऊं ओके, कि जिनके पास इख्तिदार है वो रिस्पॉन्सिबल है ना, सही। वो फ्लो मीटर क्यों नहीं लगा रहे। देखिए बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते आप, लेकिन रेशो कम करना पड़ेगा आपको वाटर टैंकर का। उसकी वजह ये कि डिफेंस जैसा इलाका है वहां पर पानी नहीं है, वहां पर टैंकर के अलावा कोई गुजारा नहीं है आपके पास। डिसलिनेशन प्लांट क्यों नहीं चल रहे, ये भी एक सवाल पैदा होता है, जबकि वहां पर गालिबन लगाया गया था। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि कराची के अंदर पहुंचाने वाला पानी अगर लीकेज हो रहा है फिर या इंडस्ट्रीज को चोरी करके सप्लाई किया जा रहा है, तो इतना मजबूत माफिया है कि आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर पा रहे। मतलब सियासत से आपने पैसा नहीं बनाया है कि? सियासत में पैसा लगा है हमारा। अच्छा, आपका लग गया। लग गया। एफआईआरों की जब आप जमानतें करवाएंगे तो पैसे लगेंगे आपके। सही, आप जब अपने घर पे बैठाकर लोगों को बुलाकर दाद रसी करेंगे, उनको चाय पानी देंगे, तो लगेगा तो पैसा। आपके पैसे लगेंगे। 70,000 शहादतें हो चुकी हैं वहाँ पे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है सर। पाकिस्तान और मजीद क्या कर सकता है फिलिस्तीन में? देखिए पाकिस्तान ने जो हमारी ऑब्जर्वेशन है डिप्लोमेटिकली मोरली जो सपोर्ट कर सकता था मुख्तलिफ फॉरम पे किया और अभी मशरूत भी किया हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा अभी बैनुल अक़वामी तौर पर दबाव भी है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि प्राइम मिनिस्टर भी और फील्ड मार्शल भी इन तमाम चीज़ों को जिस तरह सह रहे हैं और जिस तरह जो बैनुल अक़वामी प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको जिस तरह फेस कर रहे हैं, वो क्रेडिट जाता है उनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और यह है क्रिसेंट पर्सपेक्टिव का एक बहुत ही अहम पॉडकास्ट। हमने कोशिश की पिछले हफ्तों में कि सियासी शख्सियात को पॉडकास्ट में बुलाए, और आपने देखा कि पिछले जो मेरा पुराना जो रीसेंट जो पॉडकास्ट है डॉक्टर सलीम हैदर के साथ, वो एक आपने सुना उसको, उसके अंदर बहुत सी कुछ बातें थी, उससे इत्तेफाक भी किया जा सकता है, इख्तलाफ भी किया जा सकता है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। बहरहाल आज जिस शख्सियत को मैंने मदऊ किया है ये बहुत ही एक फाल शख्सियत है, एक्टिव शख्सियत है, और उनका सिर्फ एक हवाला नहीं है। मतलब ये कि हम यूजुअली हम अपने सियासतदानों के हवाले से ये समझते हैं कि वो सिर्फ सियासत ही करते हैं, लेकिन उनका एक मुख्तलिफ सोशल डोमेन्स के अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं और वो बहुत ही एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, और जिस तरह से वो फ़ाल काम करते हैं। ख़ासतौर पर कहने दीजिए, शायद बहुत से लोग बुरा मान जाएं, कराची के अंदर हमने ऐसे बहुत से सियासी शख्सियात देखी हैं कि जो अवाम के अंदर रहते भी हैं और अवाम के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं इन ऑफिशियल कैपेसिटी और इन सोशल कैपेसिटी। तो कराची के अंदर तो रसाई है लोगों को, पंजाब के भी कुछ इलाकों में होगी, लेकिन यूजुअली जो एक हमारे दिमाग में और एक बना हुआ है कि सियासी शख्सियात रिमोट होती हैं, ऐसा होता है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन कराची में आपको ये थोड़ा सा ये कम ये फिनोमेना नज़र आएगा। तो जिस शख्सियत को मैंने दावत दी है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेंबर रह भी चुके हैं और अभी भी हैं, और साथ साथ वो रेड क्रिसेंट यानी हिलाल अहमर के सिंध के चेयरपर्सन हैं, और कामरान टिसोई साहब जो फॉर्मर गवर्नर सिंध थे, गालिबन उनके दौर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और साथ साथ ये फॉर्मर साबिक एमएनए भी रह चुके हैं 2012 से लेके 2016 तक, और उसके बाद फिर वो डीएमसी के चेयरपर्सन भी रहे हैं। उन्होंने 2016 के अंदर एक लोकल बॉडीज इलेक्शंस बल्दियाती इंतखाबात में पार्टिसिपेट भी किया है। मुख्तलिफ टेलीविजन शोज़ में जाते थे, शुरू में जब हमको देखते थे तो बहुत ही इश्तियाल अंगेज़, मतलब इश्तियाल अंगेज़ से मतलब वलवल अंगेज़ उनकी तकारीर और अपना पार्टी का मौक़िफ़ रखते थे। फिर उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को जो है वो मोल्ड करने की कोशिश की, और अब आप उनको देखते हैं एज अ टीवी एनालिस्ट के तौर पे वो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने हमें वक्त दिया, सबसे पहले इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मुझे ये बताइएगा सर, आपकी एक सियासी एक शनाख्त भी है, लेकिन आपका जो इस पर बुनियादी काम है वो ये है कि रेड क्रिसेंट के आप चेयरपर्सन हैं सिंध के अंदर। अवाम जानना चाहते हैं ये रेड क्रिसेंट है क्या? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए it is one of the oldest organization of the world. Long before League of Nations, long before United Nations, दुनिया में 162 साल होने को हैं इसको, और इसका बुनियादी काम डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, रेस्क्यू, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इससे मुंसलिक तमाम चीज़ें हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क है। ख़ास तौर पर क़याम पाकिस्तान के बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और उनके रुफ़क़ाए कार ने कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए 20 दिसंबर को इसको इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया, और 1974 को ऑर्डर ऑफ द रेड क्रिसेंट से अमेंडमेंट करके इसको हिलाल अहमर में कन्वर्ट हुआ। ये जिन ममालिक ने जिनेवा कन्वेंशन साइन की हुई है, सिग्नेचरीज हैं, उन ममालिक में रेड क्रिसेंट या रेड क्रॉस जिसको कहते हैं वो फ़ाल है। पाकिस्तान में भी रेड क्रिसेंट क्योंकि अवाइल से ही फ़ाल था,
और आप नोट कीजिएगा कि जैसे जैसे वॉलंटियर सर्विसेज और इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्काउटिंग या सिविल डिफेंस या एनसीसी या गर्ल्स गाइड, इन जैसी सर्विसेज मादूम हो रही हैं, तो नौजवान भी आज का वो बेरहरवी की तरफ ज़्यादा शिकार हो रहा है। तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी तरीके से, क्योंकि मैं सिंध को देख रहा हूँ, सिंध भर में हमारे 20 के करीब दफातर हैं। सिंध भर में जहाँ जहाँ हमारे दफातर और हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वहाँ पर नौजवानों को हम कम से कम इस काबिल ज़रूर बनाएं वॉलंटियर सर्विसेज के ज़रिए कि वो एक दूसरे की मदद और मुआवनत के काबिल हों। ये एक ऑक्सिलरी फोर्स के तौर पर भी रिएक्ट करता है इन केस ऑफ एनी वॉर या डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन। ये गवर्नमेंट के साथ इंगेज होता है, अफवाज पाकिस्तान के साथ इंगेज होता है, और किसी भी ऐसी सूरत हाल, हंगामी सूरत हाल से नबर्द आज़मा होने के लिए कौम को तैयार होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में खुदा न खासा हादसा हो या आपके वर्क प्लेस पर हो, सड़क पर हो, तो इतनी अहलियत ज़रूर होनी चाहिए कि एक दूसरे की जान बचा सकें। तो रेड क्रिसेंट का जो बुनियादी कंपोनेंट है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, वॉलंटियर सर्विसेज, क्लाइमेट चेंज, कम्युनिटी डेवलपमेंट और फैमिली लिंक रिस्टोरेशन है। सही। ये आपने एक अभी इसके अंदर गुफ्तगू की, आप जैसे बहुत नाज़रीन ने बहुत आपके सामने एलैबोरेटिव एक तरीके से सारी चीज़ें रख दी। आई होप आपको समझ में भी आया हो। ये जो आपने कहा सिविल डिफेंस, कराची जैसे शहर में जहाँ पे आग लगने के वाक़यात मतलब अब मामूल की बातें लगती हैं, और अब ये जो ट्रेजेडी जो हुई थी जनवरी के महीने में हमारे जो गुल प्लाजा के साथ, सिविल डिफेंस के हवाले से एक वॉलंटरली तो मतलब ये तो बहुत दूर की सोच लगती है लोगों में। हम ये उजागर करें कि भाई अगर कुछ इस तरह के हादसात हों, हमें कैसे उसको काउंटर करना है, नपतासवा होना है उससे। लेकिन हुकूमत सिंध के हवाले से कितनी वर्क फोर्स है, आपके पास कुछ का डेटा है कि वो लोग कैसे केएमसी के अंदर या जो फायर फाइटर्स हैं हमारे, वो किस तरह से उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? फॉर इंस्टेंस कोई जंग अगर हो जाती है हमारी, कोई ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है, क्या कराची जैसा शहर उस जंग से लड़ सकता है? देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी एक इसका जवाब हो सकता है, लेकिन चूंकि ये ज़िंदगियों का मामला है, ये सालमियत का मामला है, किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल जब होती है, तो जिस तरह आपने सिविल डिफेंस की बात की, तो कानून के मुताबिक हर इलाके का डीसी इसका कंट्रोलर होता है, और अमूमी तौर पर होना ये चाहिए कि किसी भी, और जिस तरह आपने गुल प्लाजा का सानहा का हवाला दिया, तो वहाँ पर रिएक्ट जो करना था वो सिविल डिफेंस को करना था, और सिविल डिफेंस को रिएक्ट करके किस इदारे को कहाँ पर डिप्लॉयमेंट करनी है, फायर ब्रिगेड को कहाँ करना है, कॉर्डन ऑफ किधर करना है, ट्रैफिक पुलिस को कहाँ लगाना है, पुलिस को कहाँ लगाना है, एम्बुलेंसेस किधर लगनी है और कब कब लगनी है, कहाँ कहाँ से किन किन यूटिलिटी सर्विसेज को मुनक़ता करना है, ये बुनियादी तौर पर एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल से रिलेटेड सिविल डिफेंस का इदारा होना चाहिए, जो कि सिविल डिफेंस का इदारा मौजूद तो है लेकिन फ़ाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि इस हादसे से चंद हफ्ते ही कबल कमिश्नर कराची नकवी साहब से रब्ता भी था हमारा, और वो काफ़ी इसकी काविशें कर रहे थे कि सिविल डिफेंस को किसी तरीके से उसका रिवाइवल हो जाए, क्योंकि हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनर्स हैं, इंटरनेशनल मिशन किए हुए लोग हैं। तो हिलाल अहमर के साथ मुमकिन तौर पर उन दिनों में बात बन रही थी कि हम उनका ट्रेनिंग मैनुअल रीडिज़ाइन करके उनको दें, ताकि किसी भी हादसे की सूरत में सिविल डिफेंस को फ़ाल किरदार अदा करने के जो नए दौर जदीद के तकाज़े हैं वो पूरा करने की अहलियत हो। बहुत सारी मुश्किलात भी होंगी, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डीसी तला सलीम भी काफ़ी फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। हुमैर कुरैशी करके एक नौजवान है असिस्टेंट कमिश्नर, उसने भी काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया। और देखें, ये आज उन्होंने कुछ एक्टिविटी की है, तगदो की है, तो आज हम बैठकर तारीफ भी कर रहे हैं। उसके नताइज हुए या नहीं मिले, लेकिन कम से कम इनिशिएटिव ले ली है। तो बुनियादी तौर पर इदारों को मजबूत होना ज़रूरी है, ताकि इदारे, अगर कोई शख्स चला भी जाए तो इदारे अपना काम किरदार अदा करते रहें। आज हमारे मुल्क के अंदर वो इदारे क्रेडिबल हैं या स्टेट ऑफ आर्ट हैं जो कि एज ए इंस्टीट्यूशन एक्ट कर रहे हैं। जो इदारे पॉलिटिसाइज हो गए, जिन इदारों के अंदर आपने नेपोटिज्म कर दिया, मेरिट को का कत्ल कर दिया, वो इदारे बर्बाद हुए। लेकिन ऐसा मैं आऊँगा इसकी तरफ, लेकिन आपने जैसे ही कहा कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं, डीसी, डिप्टी कमिश्नर्स और इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें
अब जैसे बिल्डिंग्स हैं, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। हमारे जो कराची के अंदर जो प्लान, जो नक्शा जो अप्रूव होता है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके अंदर एक्सपेंशन हो जाती हैं, कोई निकलने का कोई रास्ता नहीं होता अगर आग लग जाए। तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए, क्योंकि कराची में तो कोई चीज़, मतलब मोस्टली, मैं कोई जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे 2+2=4 के तहत पे तो नहीं चलती ना। यहाँ पे हर किसी की अपनी एक इजारादारी। उस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए आपकी ट्रेनिंग के अंदर ऐसा एक्स फैक्टर क्या होता है कि उसके लिए क्या आप उसकी पॉलिसी है? रेड क्रिसेंट या कोई भी ऐसा इदारा जो कि वॉलंटियर ट्रेनिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिपेयर्डनेस या क्विक इवैक्यूएशंस या फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग करवाता है, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स तो जरूरी है। प्रिएम्प्टिव मेजर्स नहीं होंगे आपके पास तो आप हादसे का इंतजार करेंगे क्या? अनफॉर्चुनेटली जिन इदारों का, इंस्टीट्यूशंस का काम है, मिसाल के तौर पर आपने एसबीसीए की मिसाल दी, एसबीसीए आज का एसबीसीए का आज तक का सफर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तक के सफर के दरमियान जितने भी बर्बादी का अमल हुआ है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि कराची जैसे बड़े शहर को आप उसके कैपेसिटी के मुताबिक बनाना चाहिए था? मास्टर प्लान नहीं है आपके शहर में, आपके पास लोकल बॉडीज प्रॉपर तरीके से नहीं है, आर्टिकल 140A की वॉयलेशन है, रूट लेवल डेमोक्रेसी नहीं है आपके पास, फायर ब्रिगेड का अमला जिस आबादी के तनासुब से होना चाहिए वैसा नहीं है, आबादी को गिन रहे नहीं है आप, और आबादी को रीसेंसस करवा के 1-1 करोड़ की आबादी को बाजियाब, मिसिंग पर्सनस को बाजियाब कराया जा रहा है। तो ये तो लगता ही है कि कराची के साथ इंटेंशनली कोई इंतहाई नारवा सलूक रखा गया है और रखा जा रहा है। और तभी बहुत सारे जो हल्के हैं वो आज वफाक के इंटरवेंशन का मुतालबा करते हुए नजर इसलिए आते हैं कि कराची डिप्राइव होता हुआ नजर आ रहा है। कराची के अंदर रहने वाला सिंधी, पंजाबी, महाजिर, बलोच या किसी भी कम्युनिटी का है, वो एक गली में रह रहा है तो वो उन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा जो उसका हक बनता है, जो यहाँ का बॉन्ड है, जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कराची है। यहाँ पर आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं कर रहे पिछले 10, 11, 15 सालों से। आप यहाँ पर लोकल बॉडीज एम्पावरमेंट नहीं कर रहे। आप यहाँ पर कोटा सिस्टम का मुसल्लत किया हुआ है आपने। यहाँ का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, तो सरकारी नौकरियों में उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं आ रही है उसके पास। तो देखें, ये इस तरह की आवाज़ें सुनना बहुत ही एक आम बात होती है, और तभी लोग आज बड़े बरंगेख्ता हैं और बात बात पे इस बात का इजहार भी करते हुए नज़र आते हैं। तो आप जस्टिफिकेशन दे दें, जो इनके पास हुक्मरानी है, इख्तदार है, वो इसकी जस्टिफिकेशन दे दें कि कराची का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 15 साल 10 सालों से क्यों नहीं हुआ। एनएफसी के बाद आप पैसे ले लेते हैं, लेकिन आप कराची को क्यों नहीं देते? आपको जवाब देना पड़ेगा कि कोटा सिस्टम अच्छा, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन में है ऑब्वियसली, वो ठीक है। जब तक मुशर्रफ साहब के दौर में जीएसटी कलेक्ट होता था, लोकल बॉडीज करता था, और जब जीएसटी चला गया, जीएसटी की सूरत में चला गया, तो नेशनल फाइनेंस कमीशन वफाक करके दे देता है हर सूबे को, उसकी एक तनासुब है उसके लिहाज से। और हर सूबे की फिर जिम्मेदारी बनती है कि सूबा अपने डिस्ट्रिक्ट और अपनी आबादी के तनासुब से उसको डिवॉल्व करे फर्दर। और 18वीं तरमीम क्या थी? बुनियादी तौर पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी ना, उसकी रूह के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन उसकी रूह को फना कर दिया गया। 18वीं साहब, बात यह है कि नीयतें अच्छी हैं, लोग काम करना भी चाहते हैं, लेकिन मामला इतना पोलिटिसाइज्ड है हर तरफ से कि वो आउटकम्स नहीं निकल पा रहे। देखें, जो रूलिंग एलीट है आपका, उसको चस्का लगा हुआ है। अंग्रेज 200 साल हुकूमत करके चला गया और चंद लोगों के जरिए हुकूमत करता था, हुक्मरानी करता था। तो अंग्रेज साम्राज्य के नक्शे कदम पर चलने वाले उनके पैरोकार, उनके हिमायत याफ्ता लोगों की आल औलाद आज तक मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये तो बड़े सोचने की बात है कि वही तर्ज हुक्मरानी, वही आमराना सोच, वही जागीरदाराना अफकार व ख्यालात और उसी तर्ज की हुक्मरानी, निजी जेलें आपकी, पानी को रोक देना, पानी को खोल देना, डिप्राइव होता हुआ मजदूर जिसकी नुमाइंदगी सनतकार कर रहा है, ऑप्रेस्ड हुआ हुआ हारी जिसकी नुमाइंदगी असेंबली के अंदर एक वडेरा जागीरदार कर रहा है, और सिसकती हुई आवाम, कराची की पढ़ी लिखी आवाम जो कि टैक्स भी दे रही है, चालान भी भर रही है, और यूटिलिटी सर्विसेज भी अदा कर रही है, लेकिन उसको बोलने का हक नहीं है। जब जब लबकुशाई करता है कराची वाला तो उसको इस्तेहसाल ज़दा बना दिया जाता है। और ये हमने गुज़िश्ता 30 सालों में देखा है कि कराची पानी मांगने की सूरत में कराची को क्या मिलता है। जॉब्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मांगने के ऊपर कराची वाले को पाबंद सलासल किया जाता रहा है।
तो ये तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल है पॉलिटिकल जद्दोजहद करना बहुत ज़रूरी है। और जो ख़ास तौर पर जेंजीज हैं उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। आप सोशल मीडिया के टूल्स के साथ साथ एनालाइज करें शुमारियात को, ठीक है। जो फैक्चुअल पोजीशन है उसको एनालाइज करें, क्यों नहीं हो रहा, किसके पास हुक्मरानी, आप पता होना चाहिए। आपको जिम्मेदारों का तयन जब तक नहीं करेंगे तो आप अंगुश नुमाई कैसे करेंगे। लेकिन इसमें डांस अगर आप कहें तो हम दूसरी तरफ भी जाते हैं, गुफ्तगू को इसी से मुंसलिक ही है, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चनिंग के सवाल से हो जाएगी। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जिससे आपका ताल्लुक भी रहा है, आपका मुझे ये स्टेटस नहीं पता अभी भी आप हैं उसके मेंबर या नहीं है। मैंने ऐलान नहीं किया, अच्छा। लेकिन मैं गैर फाल हूँ। अच्छा, खैर मतलब आप हैं अभी भी उसके मेंबर एक तरह से हैं। लोग ये कहते हैं कि ये ठीक है, सारी रेवोल्यूशनरी बातें अच्छी हैं और बहुत हद तक इसमें मुत्तहिदा को ये क्रेडिट जाता है कि जब ये आई थी तो इसी तरह की बात की थी, 98% लोगों पर 2% लोगों की हुक्मरानी है। इल्ज़ाम ये लगता है कि आप लोग हुकूमतों के साथ हमेशा बैठे रहे। तो आप क्या समझते हैं कि कोई हुकूमत कोई इलेक्शन जब लड़ता है तो क्या वो अपोजिशन में रहने के लिए इलेक्शन लड़ता है? आज खान साहब भी जेल के अंदर हैं, तो क्या उनके लिए उनको निकालने की जो बात हो रही है तो वो क्या मस्जिद का खुतबा पढ़ाने के लिए कर रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कर रहे हैं भाई। हमारे लोग जो हमें वोट देते रहे, उनके ग्रीवियंस को रिजॉल्व करने के लिए जब तक कि हम इख्तिदार पे नहीं आएंगे तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो और अनफॉर्चुनेटली जो आज़ादी अक्सरियत हासिल करेगा उसके साथ ही गवर्नमेंट बनाएंगे ना। या हम चीको स्लोवाकिया या अफगानिस्तान के किसी पार्लियामेंटेरियन या किसी पार्टी के साथ हुकूमत साजी करेंगे? भाई आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जमहूरियत है, आज़ादी अक्सरियत जिसके पास है उसी के साथ इत्तेहाद बनाना है, उसी से डायलॉग करना है। आपके पास तीसरा चौथा रास्ता कोई और नहीं है डायलॉग के अलावा, टेबल पे बैठ के बातचीत करने के अलावा, मुबाहिसे के अलावा। ये जमहूरी अदवार के तरीक़ाकार यही है, इसके अलावा तीसरा चौथा नहीं है। लेकिन हमने उस वक्त भी और आज भी गालिबन कर रहे होंगे, जमहूरी अदवार के वो तमाम स्टेप्स जो कि लेने चाहिए, जो फ्लोर ऑफ द हाउस बात करनी चाहिए, लेजिस्लेशन करनी चाहिए, लिटिगेशन करनी चाहिए, या सड़क पर आकर जमहूरी अंदाज में पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें की है। इन चार चीज़ों के अलावा पांचवा रास्ता बताइए क्या है रास्ता? तो क्या ऑपोजिशन जो है क्या इनफेक्टिव है आपके नज़दीक? देखिए, अपोजिशन का जो किरदार है उसको करना चाहिए। जब मैं जब तक एमएनए था तो मुझे तो याद नहीं कि मैं कभी इख्तिदार के उस ऐवानों में बैठा हूँ। मैं तो अपोजिशन बेंच पे ही बैठ रहा था और हमने अपोजिशन बेंच पे बैठकर वो तमाम इश्यूज़ को हाईलाइट भी किया और रिजॉल्व करने की भी बात करते रहे, डायलॉग भी करते रहे, रिड्रेसल कमेटीज़ भी बनाते रहे। लेकिन ये पॉलिसीज़ की बात है। यहाँ पर हकूक़ आपको तशतरी में नहीं मिलते हुए नज़र आ रहे, आपको हकूक़ के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इन्हीं अंग्रेज़ के साम्राज्य ले पालक लोगों से जिनके पास इक़्तिदार मुंतकिल हुआ है और जो कि रूलिंग एलीट है, बज़ाहिर तो अंदाज़ फ़िक्र भी वैसा ही है, जो पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स पे यकीन रखता है, जो मिकियावेली की पॉलिसी के ऊपर यकीन रखता है, तो उससे आपको लड़ झगड़ कर जमहूरी अंदाज में चीज़ें तो पूरी करवानी है। आप मुझे बताएं कि कितने लोग यहाँ पर हैं जो कि जिन नुकात का मैंने जिक्र किया है आपको, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, भाई अगर ये जायज़ चीज़ है तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि ये बात कर रही हैं? अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क तो है। आप कराची की आबादी को प्रॉपर गिरने की बात कर रहे हैं, अगर एमक्यूएम कर रही है, दूसरी पार्टीज नहीं कर रही, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्यों नहीं कर रहे हो भाई आप? क्या ये जायज़ हक नहीं है कि कराची के लोगों को गिना जाए और कराची के लोगों को उनकी आदात के मुताबिक उनको पानी फराहम किया जाए, उनको नौकरियां फराहम की जाए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में हिस्सा दिया जाए, तो बाकी सब लोग सन्नाटे में। उसके साथ साथ ये भी है ना कि सीटें भी बढ़ जाएंगी इस असेंबली के अंदर, यानी कि पॉलिटिकल इल इंटेंट है ये इंटेंशन आपका गलत है। आप इस डर से कराची को नहीं गिन रहे कि कराची की सीटें बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस डेमोग्राफिक काउंटिंग की वजह से आपकी सीटें कम हो जाएं। तो यानी कि आपका बस नहीं चल रहा कि इस आबादी को ना गिनकर या तहतेख करके या समुंदर में फेंक कर अपनी आज़ादी अक्सरियत को बरकरार रखें। आज आपके पास अगर ताकत हो तो कराची के लोगों को समुंदर बुर्द कर देंगे। लेकिन रियाज साहब, इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक नैरेटिव भी आता है कि गैर मकामी ज़्यादा हो गए हैं कराची के अंदर, तो अगर उनको भी गिना जाए, फॉर इंस्टेंस मतलब जो वो लोग जिनका CNIC कराची का नहीं है, डोमिसाइल कराची का नहीं है, नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स जिनको हम कह रहे हैं, तो फिर उनके जरिए से सीट कैसे बढ़ेगी? फिर गिनने का तो फायदा नहीं है ना। कराची में आकर रोटी रोजगार के लिए काम करना सबका हक है, लेकिन क्या उनको गिनना नहीं चाहेगा? वो अगर आ रहे हैं उनका हक है और उनको रहने का होना चाहिए, लेकिन जब वो यहाँ पर आकर यहाँ के कराची के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं,
आग बुझाने की मशीनें उनकी आदात के मुताबिक होनी चाहिए। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, यूटिलिटी सर्विसेज, बल्दियाती इशूज, पानी के मसाइल, सीवरेज के निज़ाम, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अगर वो तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबको गिने ना, आप क्यों नहीं गिन रहे उनको भी? नहीं, लेकिन गिनने से चले ठीक है, एक तो एक आबादी की हमारे पास एक तनासुब आ जाएगा, लेकिन क्योंकि उनका डोमिसाइल सीनाइसी किसी अपने ओरिजिन एरिया भाई का है। परमानेंट शनाख्ती कार्ड में लिखा होता है ना, हाँ। परमानेंट रेजिडेंट ओके। या नॉन परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे? लेकिन उससे वोटिंग राइट तो नहीं जाएगा, वोट तो नहीं बढ़ेगा। आप वोट ना दें भाई, अच्छा। अपने इलाके में जाके वोट दो। अच्छा, ठीक है। लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में वैसा उनका यहाँ ठीक पर है। रहने का मामला तो सेटल करें ना, जब यहाँ पर रह रहे हैं लोग, सही है। जिनका जब पूरे लेकिन पाकिस्तान में रहने का हक इसमें है। सिंध हुकूमत जिम्मेदार है या वफाक जिम्मेदार है इसके अंदर? देखें, 18वीं तरमीम के बाद बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की बनती है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम चीज़ों की, चंद एक चीज़ों को छोड़कर। लेकिन लास्ट टाइम भी जो हुआ तो वफाक ने सेंसस करवाए ना, सूबाई हुकूमत ने तो सेंसस नहीं करवाए। डीलिमिटेशंस, जब मुझे याद है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, इस वाले लोकल बॉडीज के इलेक्शंस एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था, तो उसमें सिंध हुकूमत ने अपने अफसरान के जरिए उसको जेरीमैंडरिंग करवाई थी, उसमें मैनिपुलेशन करवाई थी, जिसकी वजह से एमक्यूएम ने बाइकआउट किया। डीसीज के जरिए से हुआ था, तो ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही डीसी का क्या काम? पे कौन क्या क्या इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ये? इलेक्शन कमीशन आप अपने इलेक्शन कमीशन एक्सरसाइज तो इन्हीं ऑफिसर्स के जरिए से करवाएगा ना अपना डोमेन। इनकी फैसिलिटेशन लेगा, इनकी डायरेक्शन नहीं लेगा। इलेक्शन ये तो कमीशन आप ऑटोनोमस बॉडी है। एलिगेशन लगा रहे हैं ना कि नहीं, डायरेक्शन एलिगेशन नहीं है, बिल्कुल। हम मतलब लोकल बॉडीज का इलेक्शन अगर एमक्यूएम बाइकआउट कर रही है, इतना सीरियस एलिगेशन है जिसके ऊपर केसेस भी किए हुए हमने, तो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको डायरेक्शन देने की कोई बुरा नहीं जिम्मेदारी मनाएगा। बहुत से लोगों का ये भी एक तज्जिया है कि गालिबन आप लोग अपनी हार देख रहे थे, इस वजह से आप लोगों ने बाइकआउट किया। वो कुछ भी आर्गुमेंट करें। चले, हम हार देख रहे थे ना, तो आज तमाम तर वसाइल, तमाम तर इख्तियारात, बढ़ा हुआ पैसा, क्लिक की फंडिंग और बड़े बड़े दावे, कराची बहुत बेहतर हो गया क्या? अगर ये सब चीजें नहीं थी तो आप रद्द कर देते ना, फारिग कर देते एमक्यूएम के तमाम दावों को, मट्टी में मिला देते आप। 5 साल, 5.5 साल हो गए। 5.5 साल में आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सके उस तरह जिस तरह आपको, आपके पास मौका, सूबाई हुकूमत आपकी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे आप बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दावे आपने किए, खजाने के मुंह आपने खोले हुए हैं, एंड प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आप ना करके पैसे अपने पास मरकूज किए हुए हैं आपने, डीसीज आपके, पुलिस आपकी, इंतजामिया आपकी, लोकल मिनिस्टर आपका, तमाम चीज़ें आपके पास हैं। कर देते ना, रिफ्लेक्ट कर दें और एक मरतबा में दावे फारिग कर दें सबके। लेकिन फिर ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ज़्यादा जिम्मेदार है। एक छोटी जैसी एग्जांपल मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। ये जो K4 प्रोजेक्ट है, जो 20 साल से ऊपर हो गए इसको, अब तक कंप्लीशन नहीं आ रही, और एक तज्जिया ये आ रहा है कि मजीद 5 साल और लग जाएंगे। पिछले साल नाज़रीन 3 अरब रुपए वफाक की तरफ से मिले थे, जिसमें से 40 अरब रुपए उनको देने चाहिए थे। तो अब वफाक का भी इंटरेस्ट लेवल उस तरह का नजर नहीं आ रहा कराची। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा बना दूँ आपके प्रोग्राम का। K4 मंसूबा जब इनिशिएट किया जा रहा था, जब कंसीव हुआ था, उस वक्त आज से 20 साल पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात होगी। 20 साल पहले कराची की आबादी जो थी उसके लिहाज से कंसीव किया गया था। आज कराची की आबादी दुगना बढ़ चुकी है। दूसरा पॉइंट मेरा, असेंबली में ही हमने मुबाहिसे किए। 18वीं तरमीम के बाद पानी की तरसील, निकासी, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम किसकी जिम्मेदारी है? सूबे की जिम्मेदारी है। सूबे ने हाथ खड़े किए हुए थे। तो वफाक से हमने, नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था, उस वक्त बातचीत की और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई 50-50% करके आप लोग इसको कुछ ना कुछ फंडिंग करें। मेरी मालूमात के मुताबिक सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी के पास थी वो बैक हो गई। ठीक है। इसमें एक और इशू है कि जो रूट पहले तयन हुआ था, जिसकी फिजिबिलिटी और प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई थी, उस जगह के ऊपर कब्जे हुए, उस जगह पे बनाने नहीं दिया गया, रूट चेंज हुआ, फिजिबिलिटी चेंज हुई और कॉस्ट भी बढ़ गई ना। कॉस्ट बढ़ा, ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगी। और इस पे मेरा तो ख्याल ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने वाले इदारे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करें कि भाई ये कौन से नुकात हैं जिसकी वजह से जिग जैग रूट बनाना पड़ा आपको। वो कौन से ऐसे माफिया के लोग हैं जिनकी वजह से पहली फिजिबिलिटी फेल हो गई और फिर दूसरी फिजिबिलिटी बनानी पड़ी, रूट चेंज करना पड़ा आपको, फिर पहली फिजिबिलिटी क्यों नहीं वायबल थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कराची को पानी वैसे नहीं मिल रहा। 600 मिलियन गैलन अगर हो जाए, ये बन जाए प्रोजेक्ट, तो इतना पानी कराची को मिलना शुरू हो जाए। नहीं है, ये भी सफिशिएंट नहीं है। देखिए, बैन अल-अक़वामी स्टैंडर्ड जो है ना, उसके लिहाज से पर पर्सन जो पानी मिलना चाहिए, उस लिहाज से तो अभी भी नामुमकिन है और आगे भी नामुमकिन है। पानी की ज़रूरियात बढ़ती हैं,
फ्लो मीटर होना चाहिए। किसी इलाके में पानी आ रहा है तो इतना आ रहा है कि ज़मीन पे बह रहा है, किसी इलाकों में नहीं आ रहा पानी तो लोग पानी बूंद बूंद को तरस रहे हैं। 51% कराची की कच्ची आबादी है, स्लम्प एरियाज़ हैं, स्लम्प एरियाज़ को ओन नहीं करता वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। पक्की आबादी जो है वो उसके ऊपर सारा आताब नाजिल होता है। फ्लो मीटर लगाना चाहिए जिन जिन इलाकों में, चाहे वो कच्ची आबादी हो चाहे वो पक्की आबादी हो, जिन इलाकों में पानी की तरसील हो रही है। जिस तरह आप इलेक्ट्रिक का बिल, बिजली का बिल कलेक्ट करते हैं, सही है। पानी का भी बिल, मेरा ख्याल है कि उसके अलावा कोई चारा नहीं बचा। सुई गैस का मामला हो चाहे बिजली की तरसील का मामला हो। रियाज साहब, लोग ये पूछते हैं कि कराची में पानी का अगर मसला है कि वाटर टैंकर्स क्यों घूम रहे हैं कराची में, तो पानी ये तो तो है। आप, मैं और क्या खुल के बताऊं ओके, कि जिनके पास इख्तिदार है वो रिस्पॉन्सिबल है ना, सही। वो फ्लो मीटर क्यों नहीं लगा रहे। देखिए बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते आप, लेकिन रेशो कम करना पड़ेगा आपको वाटर टैंकर का। उसकी वजह यह कि डिफेंस जैसा इलाका है वहां पर पानी नहीं है, वहां पर टैंकर के अलावा कोई गुजारा नहीं है आपके पास। डिसलिनेशन प्लांट क्यों नहीं चल रहे, ये भी एक सवाल पैदा होता है, जबकि वहां पर गालिबन लगाया गया था। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि कराची के अंदर पहुंचाने वाला पानी अगर लीकेज हो रहा है फिर, या इंडस्ट्रीज को चोरी करके सप्लाई किया जा रहा है, तो इतना मजबूत माफिया है कि आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर पा रहे। गुजर नाले हो या दीगर जो नाले हैं उसके अंदर से पाइपिंग जारी है। तो प्राइमरी वो क्यों जा रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नज़दीक 18वीं तरमीम में पूरी सिंध हुकूमत की बनती है। बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद अगर आप इंजॉय कर रहे हैं पीएफसी को और तमाम चीज़ों को, एनएफसी के तमाम रकम को और तमाम मिनिस्ट्रीज को, तमाम पावर्स को, तो आपके पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको 28वीं डिलीवर करें। तरमीम जो उसका जो भी मॉडस ऑपरेंडी होता है, जो भी फ्रेमवर्क होता है, उसका हमें नहीं पता, अभी डिटेल्स नहीं है, स्पेकुलेशंस नहीं है, जो आएगी आप उसको सपोर्ट करेंगे आप? देखिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो उन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करूंगा। ज़ाती तौर पे भी मैं समझता हूं कि जहां पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम उससे पिन्हा हो। सही है। कराची की प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का रिस्टोरेशन, कराची के लोगों का आसूदा हाल होना बराह रास्त मुल्क की तरक्की से वाबस्ता है। मुल्क की तरक्की, इसके ऊपर ये रेसिप्रोकल है एक मामला। Obviously। तो कराची के अंदर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन रिड्यूस हो रही है तो उसका बराह रास्त इम्पैक्ट पड़ेगा। कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खुदा न खास्ता अगर बेहतर नहीं हो रहा तो उसका बराह रास्त जो बैनुल अक़वामी तौर पर ट्रेड करने वाले लोग हैं उनके ऊपर होगा। ईज इन डूइंग बिजनेस का कंपोनेंट कराची में बेहतर होना चाहिए। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे जब आप यूटिलिटी सर्विसेज फराहम नहीं कर सकेंगे, आप रूट को या मास ट्रांजिट को बेहतर नहीं कर सकेंगे, तो ये तो एक नेशनल पॉलिसी के तौर पर नेशनल पॉलिसी के तौर पे है। हमारे पास वक्त कम है, बिल्कुल 10 मिनट रहते हैं। आपसे एक दो और सवाल मैं करना चाहूँगा। 2012 के अंदर आपने MNA आप बने, अक्टूबर 2012 में बाई इलेक्शंस को आपने कंटेस्ट किया, फिर आप 13 के जनरल इलेक्शंस में भी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को हराया, MNA बने, फिर 16 तक आप कौमी असम्बली में रहे और आप डिप्टी पार्लियामानी लीडर भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहे। एक सवाल, 16 में आपने सोचा लोकल बॉडी से इलेक्शंस में लड़ता हूँ, लोग आगे की तरफ जाते हैं, मैं इसको डिमोशन नहीं कहूँगा, लेकिन व्हाट वाज द थिंग बिहाइंड योर माइंड फॉर दैट? देखें, ना तो मैं इलेक्टेबल आदमी था, मुझको तो MQM ने एज अ प्रोफेशनल मुझको बाई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कराया। ठीक है। मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, अच्छा, 1 रुपये खर्च नहीं हुआ आपको? नॉट अ सिंगल पेनी। फिर मुझको 2013 के इलेक्शन मुत्तहदा के अंदर जो लिस्ट आती थी उसमें मेरिट के पर फैसले होते थे। अब मुझे नहीं मालूम कि ठीक है, आप आपका उसको अगर अगर मेरा ना कोई- you're talking, नाज़रीन ये बताना चलो कि he is a highly professional guy. I'm not saying that because he's sitting in front of me. आप LinkedIn प्रोफाइल जाके इनका देख लीजिए। He is a highly, जैसे रेड क्रिसेंट को ये लीड कर रहे हैं और फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं सुई साउदर्न गैस के अंदर, और इनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है आपको कि इनको बहुत सारी चीज़ों के इल्म भी है, किस तरह से कराची के हवालों को उन्होंने सिंप्लीफाई करके आपके सामने चीज़ें रखी है। तो लग तो रहा है कि आपका, आई एम नॉट फ्लैटरिंग यू, दिस इज माय पॉइंट, कि हुआ हो सकता है। देखें, बड़ी नवाजिश, कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। लेकिन देखें, कराची के अंदर कह तो रज्जाल नहीं है, लेकिन चूंकि सियासत को शजरे ममनुआ बनाया गया, ठीक है, आपको दहशत ज़दा किसने करके, किसने बनाया? जो भी एलीट है, Establishment जो रूलिंग एलीट है उसने बनाया। और पाकिस्तान में मुश्किल काम है और कराची के अंदर बहुत मुश्किल काम है। शेर का जिगरा चाहिए, आपको जेल भी जाना है, आपको पाबंदी सलासिल भी होना है, आपको मरना भी है। हमारे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन शहीद कर दिए गए, मार दिए गए, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो कि आपके प्रोग्राम को देखते भी हैं, आपके नाजरीन हैं, आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में अपना एक मुकाम बनाएं और उसके बाद पॉजिटिवली सियासत के ज़रिए पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, अपनी लबकुशाई के लिए, बेहतरी के लिए अपना रोल अदा करें। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे इस जगह को, वैक्यूम क्रिएट करेंगे, तो फिर आप गिला नहीं कीजिए ड्राइंग रूम में बैठकर। आपका जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली, मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं,
मतलब मुझे आपको इतना इस तरह का नहीं पता, मतलब यूजुअली जो पंजाब से पार्लियामेंटेरियंस हैं, या मैं सबको ही कह रहा, उनका मैं एक मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास को, मेरी स्कूलिंग मिडिल ईस्ट में हुई है। ओके पाकिस्तान आने के बाद फिर मैंने फर्दर एजुकेशन कंप्लीट एजुकेशन की। की, और और ये है कि मतलब सियासत से आपने पैसा नहीं बनाया एक भी? सियासत में पैसा लगा है हमारा। अच्छा, आपका लग गया। लग गया। एफआईआरों की जब आप जमानतें करवाएंगे तो पैसे लगेंगे आपके। सही, आप जब अपने घर पे बैठाकर लोगों को बुलाकर दाद रसी करेंगे, उनको चाय पानी देंगे, तो लगेगा तो पैसा। आपके पैसे लगेंगे। तो हम तो देखें, रिवायती सियासतदान तो है नहीं। ठीक है, हम हमारा रोल जहां पर एमकेएम ने उस वक्त दिया, हमने क्या, मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि भाई आप मुझको हटाकर वहां से लेकर जाइए। एमकेएम की तरफ से दी गई सीट थी वो, जो आपने जो वापस एमकेएम करी। की अमानत थी। और फिर आपने 2016 के इसी वजह से इलेक्शन लड़ा। लड़ा है क्या? लोग लड़ा है, आप लड़ना नहीं चाहते थे आप? मैं देखें, लोकल बॉडीज के लिहाज से मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है। मैं थोड़ा सा, मेरा प्रोफेशनल ब्रॉटअप जो है वो बड़ा रिजिड किस्म का है। और आप किसी सरकारी इदारे को, पाकिस्तान के सरकारी इदारे को किसी प्रोफेशनल से चलाने की कोशिश करेंगे तो आप एक राइवलरी क्रिएट कर देंगे। जब आप बोलेंगे 9:05 का मतलब है 9:05। Rivalry? तो ओ यस, आई नो दिस, आई नो तो दिस। मैंने राइवलरी क्रिएट की। तो ये एक छोटा लेकिन ये सा नहीं होता है कि ग्रास रूट पे अगर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाए तो फिर आप उसको इजीली आगे बता सकते हो सकता है उसका एक फ़ायदा भी हो। नहीं, तो हर चीज के फवायद और नुकसान तो होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात जनरलाइज है आपकी गुफ्तगू के लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान, अमूमी तौर पर पाकिस्तान के जो सरकारी जो जो इदारे हैं, उसमें 5% ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरे इदारे चल रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये है। बाकी 95% जो है ना, वो तो एंजॉय कर रहे होते हैं। वरना सरकारी नौकरी के लिए तगोदौड़ रेसिंग क्यों लगी हुई होती? आप पैसे तो ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में है ना भाई, तो सरकारी नौकरी के लिए हर आदमी क्यों भाग रहा होता है? वही भाग रहा होता है अमूमी तौर पर जिसको आसूदा हाल जिंदगी चाहिए और अपने एक नट शेल के अंदर, कंफर्ट जोन में रहकर काम करना चाहता है। बहुत शुक्रिया आपको राजपूत साहब, आपने हमें वक्त दिया। गुफ्तगू मुख्तसर ही सही, लेकिन बहुत कुछ इनसे गुफ्तगू करके इनके हवाले से जानने को मिला और रेड क्रिसेंट के हवाले से जानने को मिला। खासतौर पर इनका जो एक थियोरेटिकल हमने डिस्कशन किया, हमने कोई स्पेसिफिक पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वाली डिस्कशन नहीं किया। आई थिंक दैट वाज मिसिंग, एंड हो सकता है आपको पसंद नहीं आया है बात चस्का जो आपको, लेकिन हमारा यही डिस्कशन जो होता है, यही मॉडस ऑफ फ्रेंडली होता है हमारा। आखिर में आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा फ़लस्तीन के हवाले से, क्योंकि ये जो इदारा है ये क्रिसेंट पर्सपेक्टिव पैलेस्टाइन फाउंडेशन का है और पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के लिए एक बहुत ही मुस्बत आवाज़ें ये उठा रहे हैं। रेड क्रिसेंट भी पैलेस्टाइन के लिए काम कर रहा है। इस वक्त 70,000 शहादतें हो चुकी हैं वहाँ पे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है सर। पाकिस्तान और मज़ीद क्या कर सकता है फ़लस्तीन में? देखिए, पाकिस्तान ने, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, डिप्लोमेटिकली, मोरली जो सपोर्ट कर सकता था मुख्तलिफ फॉरम पे किया और अभी मशरूत भी किया हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा अभी बैन अल-अक़वामी तौर पर दबाव भी है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि प्राइम मिनिस्टर भी और फील्ड मार्शल भी इन तमाम चीज़ों को जिस तरह सह रहे हैं और जिस तरह जो बैन अल-अक़वामी प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको जिस तरह फेस कर रहे हैं, वो क्रेडिट जाता है उनको। फ़लस्तीन में जितने भी रज़ाकार शहीद हुए हैं वो हिलाल अमर के रज़ाकार हैं। एक ऐसा जुल्म जो कि तारीख़ रकम कर रहा है और ये फुस्तायत, ये ज़ायनिज़म सर चढ़ के बोल रहा है। मुझे ज़ाती तौर पे तो मुझे तो अब ये ऐसी हालत हो गई है कि हमें अच्छा भी नहीं लगता कि किसी चीज़ को हम कोई म्यूजिक सुन के भी इंजॉय करें, क्योंकि हमारे सामने एक तवातुर से होने वाला मैसेकर, अम्यूजमेंट्स की अब जगह नहीं रही है। हाँ, गुंजाइश कम हो गई है, वो सख्त हो जाता है आपका। तो और आप तो ये सब चीज़ें बहुत क्लोजली देखते भी होंगे ना सर? हम ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। और ख़ासतौर पर जब फिर फ़लस्तीन में हुआ, उसके बाद हमारे नेबर में जिस तरह ईरान में उतरा, फिर बदकिस्मती से हमारे दोनों तरफ जो दो हमसाए हैं, दोनों ने मिलकर उस ज़ायनिस्ट साम्राज्य क़ुव्वत के साथ हाथ मिलाकर हम पर मुख्तलिफ तरीके से वो हमलावर होने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी कौम को भी ज़रूरत है कि आप मुत्तहिद भी रहें, अपनी सलामती की बात करें, अपने अंदर मौजूद उन शरंगेज़ों से भी होशियार रहें। फ़लस्तीन की मिसाल आपके सामने है, ईरान की मिसाल आपके सामने है। तो पाकिस्तान मजबूत होगा तो आपकी ये नेकनामी होगी, आपके प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, आप उस बहुत कुछ बनेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, एक और सवाल भी रहता है, तशने की रहती है, पाकिस्तान के अंदर आपने सबसे ज़्यादा गुर्बत कहाँ देखी है आपने? देखिए, पैदर पे गुर्बत है। शायद कराची की सड़कों पे या फुटपाथों पे काबजीन आपसे ज़्यादा पैसे वाले होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी काश्तकारी चल रही है। आप अपने 120 या 200 गज के घर के ऊपर रहकर आप अपने बच्चों की फीस
यूटिलिटी सर्विसेज और अपने सफेद पोशी को बरकरार रखते हुए एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी जेब में शायद 50 रुपए भी ना हो, लेकिन आप कराची का वो एक खुददार किस्म का नौजवान मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार है। बाकी पूरे सिंध में हमारे अगर आप बात करें जो जो हमारा एक स्पेसिफिक तबका है जो कि लिटरेट है बेचारा, जिसको पानी भी मैसर नहीं है, सफाई मैसर नहीं है, हेल्थ सर्विसेज मैसर नहीं है। पाकिस्तान के हर खत्ते में इस तरह के लोग मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि कराची को आप फलने फूलने दें तो बाकी आपके खत्ते ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो पॉवर्टी लाइन से नीचे भी हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका रेहान हाशमी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, क्रिसेंट पर्सपेक्टिव का ये पॉडकास्ट रेहान हाशमी साहब के साथ फॉर्मर MNA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और रेड क्रिसेंट की ये सिंध के सरबराह हैं, चेयरपर्सन हैं। और कुछ गुफ्तगू उनसे और हो सकती थी कि वक्त कम था, इनको मजीद हम जहमत देंगे किसी अगले पॉडकास्ट में। इनकी गुफ्तगू को सुनिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए इंशाल्लाह, जब ये आएगा आपके सामने इसको शेयर कीजिए। इस पॉडकास्ट को बहुत ही थियोरेटिकल डिस्कशन हुई, फंडामेंटल डिस्कशंस हुई और हमने बहुत कुछ कवर किया आपके सामने। एक चिंगारी जलाई है सोचने के लिए, और सोचिए उसको, फिर सोचने इख्तलाफ भी किया जा सकता है इनकी गुफ्तगू से। शाइस्तगी के साथ कमेंट सेक्शन में आप इख्तलाफ कीजिए और उस इख्तलाफ को जब वो पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, हो सकता है हमारे जहन में मजीद कुछ सवाल आएंगे इनके सामने। फिर जब इनको हम कभी मौका देंगे फिर उनके सामने हम रखेंगे। तज़मीन जावेद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।